हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी। कैसे हैं आप सब लोग? कन्फ्यूज़न आप लोगों का दूर हुआ कि नहीं? देखिए, अगर नहीं हुआ तो जल्दी से जल्दी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड है और कुछ भी करने के लिए आप अपने समय को ध्यान दीजिएगा। जो भी आपको डिसीज़न लेना है वह डिसीज़न जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा कि आप किस पाले में जाना चाहते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, चलिए, हमने आप लोगों से पहले कहा था कि जो भी स्टूडेंट हैं वो उत्तराखंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोकल लॉ उनको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि मेजर लॉ पढ़ लेते हैं आप लोग खुद से भी और बहुत सारे एजुकेटर हैं जो पढ़ाते हैं। लेकिन जब स्पेशल बात किसी स्टेट के लोकल लॉ की आती है तो वो चीज़ें बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप अगर नए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज जब वो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली यूके पुलिस एक्ट के चैप्टर 2 की बात करेंगे। देखिए, चैप्टर 2 जो है इसमें पूरा सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 18 तक लगभग 16 सेक्शंस दिए हुए हैं। इसके पहले हम आप लोगों को इसको कुछ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता देना चाह रहे हैं कि 2 वीडियो ऑलरेडी हमारी यूके पुलिस एक्ट पे आ चुकी है। एक में हमने इंट्रोडक्शन को डिफाइन किया था, इंट्रोडक्टरी पूरा पोर्शन को कवर किया था। दूसरे में हमने डिफिनेशन क्लॉज को क्लियर किया था। अगर अभी आप नहीं देखें तो पहले उसको आप एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा, फिर आपको आज का क्लास और मज़ेदार लगेगा और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। हम अब चैप्टर 2 पे आते हैं। जो चैप्टर 2 है वह पुलिस बल के गठन और संगठन की बात करता है। जब तक कोई भी बॉडी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, जुडिशरी बॉडी हो या और कोई लोकल बॉडीज़ हो, जब तक उसका प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता है, उसका संगठन नहीं रहता है या उसका गठन नहीं किया गया रहता है, तब तक वह सही तरीके से अपना कार्य कर ही नहीं सकती। क्योंकि हर एक काम को करने के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सेक्शन 3 जो है वह यही कहता है कि राज्य के लिए पुलिस बल का गठन, और इस पुलिस बल के गठन की जिम्मेवारी किसके पास होगी? तो वह है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट के पास ये जिम्मेवारी होती है कि वह अपने स्टेट में, और स्टेट में जितने सारे ज़िले हैं, ज़िले वाइज या ज़िले के हिसाब से जो उसे उचित लगे या जो प्रिस्क्राइब्ड हो उस मैनर में पुलिस बल का गठन करेगी। अब बात आती है सेक्शन 4 की। जो सेक्शन 4 है वह पुलिस रेंज की बात करता है। देखिए, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं या विस्तारित होती हैं तो वहाँ हम उनको डिवाइड करके काम करते हैं। ठीक है, जब हम उसका डिवीज़न सही वे में करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट भी सही वे में हो जाएगा। तो यहाँ राज्य सरकार जो है वह अधिसूचना द्वारा राज्य को एक या एक से अधिक रेंज में विभाजित कर सकती है, जितना वो उचित समझे। सेक्शन 5 पर अगर हम आते हैं तो सेक्शन 5 पुलिस जिला की बात करता है। ऐसे तो देखिए, जो भी सारी जिम्मेदारी होती हैं इस पुलिस बल के गठन से लेकर के या उसके पर्यवेक्षण और कंट्रोल से लेकर के वो स्टेट के पास होती है। लेकिन जब जिले की बात आती है या पुलिस जिला की बात आती है तो वहाँ पे रहता पूरा कंट्रोल स्टेट का होता है, लेकिन उस जगह या उस स्पेसिफिक ज़िले के लिए ये पूरी जिम्मेवारी जो होती है वो जिला मजिस्ट्रेट को दे दी जाती है। और जितने सारे पुलिस कार्य करते हैं या उनका समन्वय होता है वह सामान्य तौर पर जो पुलिस अधीक्षक होते हैं उन्हीं के निगरानी में होता है, लेकिन उनका प्रॉपर कंट्रोल जिला मजिस्ट्रेट करता है। ठीक, देखिए, एक हायरार्की बनती है कि सारा पर्यवेक्षण और कंट्रोल जो भी होता है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वो स्टेट के पास होता है। लेकिन जब हम जिले स्तरीय पर आते हैं या जिला स्तरीय कार्य होता है तो वहाँ पे इसका कंट्रोल जो होता है वह जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में चला जाता है। और थोड़ा सा लोकल और तरीके से आते हैं तो वहाँ की जो सुपीरियर बॉडीज़ होती है उसके यहाँ इसका कंट्रोल होता है। अब हम देखेंगे सेक्शन 6 को, जो जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ की बात करता है। देखिए, हर जिले में विशेष प्रकोष्ठ
स्थापित करने की बात हमारे कानून में कही गई है। और इसीलिए हर स्टेट जो है लोकल एरिया पे अपने स्पेशल प्रकोष्ठ को गठित करता है, जो कि कुछ विशेष या व्यक्तियों के लिए, जैसे कोई पीड़िता है या कोई ऐसी महिला है जो थाने पे नहीं जा सकती अपनी तहरीर दर्ज कराने के लिए, तो इन लोगों की मदद के लिए ही विशेष प्रकोष्ठ का निर्माण होता है। सेक्शन 7 पुलिस थाने की बात करता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा चौकियों सहित या उनके बिना पुलिस थाने सृजित करेगी। हमने आप लोगों से कहा था कि जब आप वीडियो देखने बैठे तो अपना बेयर पेन और डायरी लेकर के बैठे। यहाँ बेयर में आप उस पोर्शन को हाईलाइट कर लीजिए जो सेक्शन 7 का क्लॉज 1 कहता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा चौकियों सहित या उनके बिना पुलिस थाने सृजित करेगी। देखिए, अब यहीं से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि किस सेक्शन में यह कहा गया है कि पुलिस थाने की व्यवस्था होगी, या ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि क्या पुलिस थाने के गठन के लिए जरूरी है कि उसके अंदर कार्य करने वाले 2 या 3 या 4 पुलिस चौकियां हों, या बिना पुलिस चौकी के भी पुलिस थाने का गठन हो सकता है। सेक्शन 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार बना लीजिए, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, जो करना है आप अपने हिसाब से कर लीजिए। उसके बाद सेक्शन 7 का क्लॉज 2 अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सर्किल अधिसूचित करेगी या एक सर्किल में न्यूनतम 2 थाने होंगे। देखिए, हर कार्य को करने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, हमने पहले बताया था। तो वो जो राज्य सरकार होती है यह पुलिस थाने को एक सर्किल के तहत गठित करती है। अब जरूरी नहीं है कि वो एक ही हो, अब वो चाहे तो इसमें जो सर्किल है वो 2 भी कर सकती है, या 3 कर सकती है, या 4 कर सकती है, लेकिन न्यूनतम जो है वह 2 होना चाहिए। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है। देखिए, सेक्शन 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 8 से 10 एमसीक्यू अकेले सेक्शन 7 से बन रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस सेक्शन को बहुत ही मन से पढ़िएगा। थर्ड की बात करते हैं। सेक्शन 7 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि थाने का प्रधान प्रभारी अधिकारी होगा, जिसका पद पुलिस उपनिरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा। मतलब सिर्फ इतना है कि पुलिस उपनिरीक्षक से निम्न श्रेणी का कोई भी व्यक्ति थाने का प्रधान प्रभारी नहीं होगा। मतलब प्रधान प्रभारी होने के लिए पुलिस अधीक्षक की योग्यता या उस स्तर की नियुक्ति होनी जरूरी है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 जो होता है वो राजस्व पुलिस क्षेत्र की बात करता है। सेक्शन 9 देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो हम सेक्शन 9 को थोड़ा अच्छे से एलोबोरेट करके पढ़ेंगे। सेक्शन 9 क्या कहता है, रेलवे पुलिस की बात करता है कि इस अधिनियम किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य में से रेल क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए जो विनिर्दिष्ट किए जाए पुलिस अधीक्षक के अधीन एक या एक से अधिक रेलवे पुलिस जिले सृजित कर सकती है। अब यहाँ भी एक क्राइटेरिया है कि जरूरी नहीं कि एक ही रेलवे पुलिस जिले में हो, वो एक से अधिक रेलवे पुलिस हो सकता है। इसका क्लॉज 2 जो क्या कहता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक रेलवे पुलिस क्षेत्र को सहायक उप पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी के अधीन एक या एक से अधिक वृत्तों में विभाजित कर सकती है। देखिए, हमने फिर से कहा कि यहाँ क्या है कि अब सुविधा अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार या चीज़ों को कितना जल्दी जो है कंट्रोल में किया जाए, उस अकॉर्डिंग सर्किल वो बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब सर्किल चाहे वो 2 हो 4 हो, जो उन्हें व्यवस्था के तहत उचित लगे उतने सर्कल में उसे वो विभाजित कर सकते हैं। सेक्शन 10 राज्य सूचना विभाग की बात करता है। सेक्शन 11 राज्य अपराध अन्वेषण विभाग की बात करता है। देखिए, सेक्शन 11 थोड़ा सा अब इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 7, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11 जो इम्पॉर्टेंट आप उसको मार्क कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट सेक्शन को छोड़िएगा नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। सेक्शन जो 11 है वो यह कहता है कि राज्य अपराध अन्वेषण विभाग, जब कोई विशेष तरीके का अपराध होता है या कोई ऐसा अपराध होता है जिसके अन्वेषण के लिए विशेष आदेश दिए जाने की ज़रूरत होती है या विशेष अन्वेषण की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इसके लिए राज्य अपराध अन्वेषण विभाग का गठन किया जाता है। और ये गठन भी राज्य सरकार ही करती है और कोई दूसरी बॉडी नहीं करती।
विशिष्ट पुलिस इकाई का भी गठन हुआ होता है और इसके से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो आपको 12 में मिलेंगे। सेक्शन 13 जो कहता है वो जिला सशस्त्र रिजर्व एवं सशस्त्र पुलिस बटालियन की बात करता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 14 की हम बात करते हैं। सेक्शन 14 जो है विशेष पुलिस अधिकारी की बात करता है। जब कोई विशेष परिस्थिति होती है तो विशेष पुलिस अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ देखिए जिम्मेवारी जो नियुक्ति से संबंधित है वो किसके पास होती है? जिला मजिस्ट्रेट के पास होती है। और जो है सेक्शन 15 पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की बात करता है। देखिए जब भी कोई कार्य होता है या व्यक्ति को कहीं भी नियुक्ति दी जाती है तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बन जाएंगे या आप जो है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भी बन जाएंगे तो भी आपका एक ट्रेनिंग पीरियड चलता है और ट्रेनिंग प्रॉपर वे में दी जाती है। उसके लिए बहुत सारे एफर्ट लगाती है जो गवर्नमेंट होती है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी होता है, बहुत सारे आर्थिक खर्चे भी आते हैं। इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग प्रॉपर होनी जरूरी, जब तक आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रहेगी आप कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकते हैं। देखिए वकालत भी उन्हीं लोगों की ज़्यादा चलती है जो ट्रेंड वकील होते हैं। तो चाहे आपको जिस कैटेगरी में जाना है, जिस पेशे में जाना है, जो करना है, आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए। और इसी की बात जो है सेक्शन 15 करता है, ठीक है। और इसके लिए भी जो सारी व्यवस्था होती है वो राज्य सरकार के ही तहत होती है या राज्य ही इसके लिए करवाती है। सेक्शन 16 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की बात करती है। सेक्शन 17 तकनीकी एवं सहायक बल की बात करती है। अगर कहीं टेक्निकल कोई इशू होता है या वहाँ किसी की ज़रूरत होती है तो तकनीकी लोग वहाँ पे अपॉइंट होते हैं और वो उनकी हेल्प करते हैं। लास्ट जो इस चैप्टर का सेक्शन है वो सेक्शन 18 है जो विधिक सलाहकार और वित्तीय नियंत्रक की बात करती है कि राज्य सरकार विधिक एवं वित्तीय मामलों में पुलिस महानिदेशक की सहायता और उसे परामर्श देने के लिए क्रमशः एक विधिक सलाहकार और एक वित्तीय नियंत्रक नियुक्त कर सकेगी। यह दोनों की जो भूमिका होती है वो बहुत ही जरूरी होती है या बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये कह लीजिए विधिक सलाहकार और विधिक नियंत्रक। इसीलिए जो है स्टेट अपने स्तर पे विधिक सलाहकार की नियुक्ति करती है और इसकी भी क्वालिफिकेशन बहुत हाई फाई होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सेक्शन जो है 3rd से लेकर के सेक्शन 18 क्लियर हो गया होगा। आपको इस एक्ट का चैप्टर 2 क्लियर हो गया है। बाकी जो चैप्टर है हम धीरे धीरे उसको लेंगे क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। आप इसको एक बार फिर से अपने से पढ़ लीजिएगा, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप हमसे ज़रूर कहिएगा, हम आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। और ये सारे कन्फ्यूज़न के लिए हम FB पे लाइव क्लास रखे हैं क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा इशू है तो सबकी टाइमिंग मैच नहीं कर पा रही है। फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि FB की लाइव क्लासेस होनी चाहिए और उसके लिए फिक्स कोई टाइम होना चाहिए तो उसके लिए आप हमको कमेंट में लिख करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग अपना ध्यान दीजिए और अपने डिसीज़न को जल्दी से लेने की आदत डालिए क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ज़्यादा कंफ्यूज होंगे तो टाइम आपका ही जाने वाला है। ना NTA का कुछ बिगड़ने वाला है, ना उत्तराखंड लोक प्रशासन का कुछ बिगड़ने वाला है। जो बिगड़ेगा आपका बिगड़ेगा, जो बनेगा आपका बनेगा। इसलिए सारे डिसीज़न आपको खुद लेने हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।